ओके, सी चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में आता है, वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया? तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से साइंटिस्ट के नेम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। तो देखिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या करा था, कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरी किए उन्होंने। किसके साथ कैरी किए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आपका की पॉइंट। ओके, एंड डिस्कवर द जेनेटिक मटेरियल एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बनता है। मतलब डीएनए इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग समवन। डीएनए किसी का पूरा रूप बदल सकता है। क्लियर हो गया? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो अपना फाइंड आउट करा वो ये फाइंड आउट करा कि जेनेटिक मटेरियल इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो फर्स्ट थिंग आपका फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ है। ओके, और उनका क्या काम था, उन्होंने क्या किया। नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट जो आते हैं वो थे एवरी, मैकलियॉड एंड मैककार्टी। इन्होंने क्या किया? वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने उस बायोकेमिकल जो फ्रेडरिक ने बोला था कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसके नेचर को पढ़ा, उसके नेचर के बारे में स्टडी करी कि वो कौन है, और उन्होंने फिर प्रूफ किया। दे प्रूव्ड दैट डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। अब पता चला, ग्रिफिथ ने नहीं बताया था, ग्रिफिथ ने सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था। आपको ये बोर्ड में याद रखना कि किसने क्या बताया है। बट एवरी, मैकलियॉड एंड मैककार्टी ने बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारा ग्रिफिथ बता रहा है वो एक डीएनए है और वो ही हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब अ मटेरियल विच इज कैरिड आउट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। क्लियर हो गया? तो मतलब 1 2 3 4 साइंटिस्ट हमारे यहाँ तक हो गए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या आता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज ने क्या बताया? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरियोफाज। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा बैक्टीरियोफाज के साथ और इन्होंने क्या बताया? गिव द प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। क्लियर हो गया? इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है और वही वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है देखिए। तो डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल in most organism. It is a long polymer of deoxyribonucleotides. It codes for all metabolic process. तो डीएनए हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है, वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में एज अ हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट है। और वो होता है कैसे है? लॉन्ग पॉलीमर है। किसका बना है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है एंड इट कोड्स फॉर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो फंक्शन डीएनए का यही है कि हमारी बॉडी में सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को वो क्या कर रहा है? कोड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है आरएनए के बारे में, क्योंकि हम जब डीएनए पढ़े तो हमें आरएनए भी पढ़ना है। तो देखिए आरएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस एंड विरॉइड्स। तो आरएनए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में होता है? बहुत सारे वायरस में होता है और बहुत सारे विरॉइड्स में होता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है और एक्सप्रेशन करने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो फंक्शन एज mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटीन के ट्रांसलेशन के लिए वो एज अ mRNA भी काम करता है, जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ओके, हम क्विक रिवीजन करें तो आई विल बी लाइक वेरी फास्ट विद यू। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए में हम सबसे पहले देखिए क्या पढ़ेंगे। बात आती है 1869 की, जब हमारे जॉनिस एंड फ्रेडरिक मीजर ने डिस्कवर्ड किया डीएनए। लेटर इन 1953 जेम्स वॉटसन आए हमारे और फ्रांसिस क्रिक आए। इन्होंने क्या प्रपोज करा? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हमारा आया। कैसे प्रूफ किया उन्होंने इसको? फ्रॉम द एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन की एक्सरे फोटोग्राफ्स को यूज़ करके फ्रांसिस क्रिक ने और वॉटसन ने डीएनए को एज अ डबल हेलिक्स, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। अगर ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आप ये नोट डाउन करेंगे। क्लियर हो गया कि जैमसन, वॉटसन इन 1953 एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दिया हुआ है सब एनसीईआरटी में। प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए फ्रॉम एक्सरे फोटोग्राफ्स ऑफ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन इन 1953। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के नेम स्किप करोगे तो फिर 70 आउट ऑफ 70 बहुत मुश्किल हो जाएगा पहुंचना। ओके, अब देखिए
नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए न्यूक्लिक एसिड्स क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? दीज आर लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के लंबे लंबे पॉलीमर्स होते हैं। टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में पूरे में दो ही टाइप के न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर माने वाले दो ही टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है हमारा आरएनए। अब बात आती है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ ना, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग पॉलीमर नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड्स देखिए क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड इज अ फॉर्म्ड व्हेन अ नाइट्रोजीनियस बेस इज लिंक्ड टू अ पेंटोज शुगर। जब एक नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर से लिंक होता है तब हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। ओके, थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो मतलब कि हमारे न्यूक्लियोसाइड्स में एक नाइट्रोजीनियस बेस है और एक पेंटोज शुगर है, कोई फॉस्फेट नहीं है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। क्लियर हो गया। और यही डिफरेंस है हमारा न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, a pentose sugar and a phosphate group. तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस वन बेस पेयर प्लस फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट देखिए अब हमारे नाइट्रोजीनियस बेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में हमारे कौन आते हैं, ध्यान देंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन हमारे प्यूरिन्स में आते हैं, और पिरिमिडिन्स में हमारे आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। इनमें डिफरेंस याद रखना, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स प्लस पिरिमिडिन्स जो होते हैं ये मिलकर डीएनए और आरएनए बनाते हैं। प्यूरिन्स होते हैं ए प्लस जी इज इक्वल टू प्यूरिन। पिरिमिडिन में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन होते हैं। ओके, ये तीन चीज़ें हो गई हमारी। अब बात करते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए कंटेन्स यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन। आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आता है। तो ये आपको जब आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो आप यूरेसिल को वहाँ से थाइमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल लगाएंगे। तो आरएनए और डीएनए के चार चार बेस पेयर क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए। ओके, अब देखिए टू टाइप्स ऑफ शुगर्स आर प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए और डीएनए टू टाइप की शुगर्स होती है हमारी। देखिए क्या क्या है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। क्लियर हो गया। तो देखिए जो हमारी आरएनए होता है, आरएनए हमारा फंक्शन करता है एज अ अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो आरएनए हमारा तीन तरीके से काम करता है, एज अ अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल का भी काम करता है आरएनए। ओके, ये सब आरएनए के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में। आरएनए ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल इन सम वायरसेस। आरएनए जेनेटिक मटीरियल का काम भी करता है कुछ वायरसेस में। ओके, although both RNA and DNA act as a genetic material, but DNA being more chemically and structurally stable. Okay, अब बात रही कि what is the better genetic material, DNA और RNA। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, तो आपको लिखना होगा DNA, क्योंकि वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू RNA एंड इट इज़ अ बेटर चॉइस। ये बेटर चॉइस में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बेस्ट है, क्यों है और कैसे, आरएनए है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखिए आरएनए वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड एंड डीएनए वाज डिराइव्ड फ्रॉम आरएनए। तो सबसे पहले हमारा आया तो आरएनए था और आरएनए से ही हमारा डीएनए आया है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए क्या होता है, हमारा एडनिन जो होती है पेयर्स विद थाइमिन थ्रू 2 H बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मैं बता रही हूँ डीएनए की बेस पेयरिंग। डबल बॉन्ड्स क्या है और ट्रिपल बॉन्ड्स क्या है। ए और टी में डबल बॉन्ड रहते हैं हमेशा, और वहीं पे हमारे जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड्स रहते हैं। क्लियर हो गया। तो आप ये वहाँ पे बना के भी दिखा सकते हैं। इसी वजह से दिस मेक्स वन स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर, इसलिए एक स्टैंड के दूसरा आगे वाला स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। कभी भी ए डबल बॉन्ड ए नहीं होगा, ए डबल बॉन्ड हमेशा टी होगा। ओके, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे चारगाफ रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चारगाफ रूल देखिए क्या है। चारगाफ्स बेस इक्विवेलेंस रूल स्टेट्स दैट प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट इन डीएनए। प्यूरिन और पिरिमिडिन इक्वल अमाउंट में होते हैं डीएनए में, दैट इज ए प्लस जी एंड टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। चारगाफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सबको याद रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डीएनए पैकेजिंग की। पैकेजिंग ऑफ डीएनए निकाल लीजिए। तो डीएनए पैकेजिंग हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है और फिर पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में कैसे होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में। देखिए प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इज हेल्ड टुगेदर विद सम प्रोटीन्स
इन द रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड। तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन से हेल्ड होता है, ये सब हमने पढ़ा है, पूरा हिस्टोन वाला पूरा का पूरा सिस्टम। और जिस रीजन में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन नोन एज हिस्टोन्स which are organized to form a unit of 8 molecules known as histone octamer। okay, ये important है, आपको डिफरेंस पता चल गया। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer and to form a structure called nucleosome। तो न्यूक्लियोसोम हमारा किस में बनता है? यूकैरियोटिक सेल्स में बनता है, जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होता है एक पॉजिटिव बॉल के चारों तरफ। ये मैंने न्यूक्लियोसोम मॉडल एक रिकॉर्ड करा है बहुत सिंपल वे में, जिसको नहीं समझ में आया वो वहाँ से देख ले प्लीज़, क्योंकि ये टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कहीं से भी। या क्रोमैटिन पूछ लें, वो हिट्रो या यूक्रोमैटिन, या न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन ऑक्टामर, या कौन से अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। ओके, अब बात आती है पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाइए। तो देखिए पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन जो होती है एट अ हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, और उनको बोलते हैं NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम पढ़ेंगे क्रोमैटिन दो टाइप का होता है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। मतलब क्रोमैटिन जो पूरे रेशियो होते हैं इसमें दो रीजन्स होते हैं, एक होता है लूज, एक होता है डेंस। अब बात करते हैं लूज वाला एक्टिव ज़्यादा है या डेंस वाला, उन दोनों को कहते क्या है। तो देखिए सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड और स्टेन करते हैं बिल्कुल लाइट। ओके, और इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, इसको बोलते हैं हम एक्टिव क्रोमैटिन। लूज क्रोमैटिन है जो हमारा, उसे बोलते हैं एक्टिव क्रोमैटिन। और जो क्रोमैटिन हमारा डेंस पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है, उसे बोलते हैं, वो स्टेन भी डार्क करेगा, उसे बोलेंगे हेट्रोक्रोमैटिन। और ये इनएक्टिव क्रोमैटिन होता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस जल्दी हमारी किस में होगी? जल्दी हमारी होगी वो यूक्रोमैटिन में, क्योंकि वो लूजली पैक्ड होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी है सेंट्रल डोग्मा। तो देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या है? फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा, विच स्टेट्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन अ फॉलोइंग मैनर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक मैनर में फ्लो होती है, वो है डीएनए रेप्लिकेशन से हमारा डीएनए बनेगा, डीएनए से हमारा बनता है एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये होती है सेंट्रल डोग्मा। क्लियर हो गया? ये थ्योरी क्या है, किसने दी है, और उसका एक छोटा सा जो एक इक्वेशन दे रखी है सिंपल सी फ्लो चार्ट, इसको पढ़ना है आपको, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बात आती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने बताया है, तो आपको साइंटिस्ट के नेम में मैं यहाँ बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमसीक्यूज कभी कभी 2-3 ऐसे बाहर से आ जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं होते हैं बट सैम्पल पेपर्स में होते हैं अगर आप डीपली पढ़ते हैं। तो देखिए उसमें क्या है हमारा, टीमिन एंड बाल्टीमोर, TEMIN टीमिन एंड BALT बाल्ट TIMORE मोर, टीमिन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो टीमिन ने और बाल्टीमोर ने BALTIMORE, इन्होंने क्या डिस्कवर करा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो क्या कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन को हम अपोजिट कैसे करेंगे। देखिए इन्होंने सर्टेन वायरसेस में डिस्कवर करा। अकॉर्डिंग टू दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज एज, कैसे फ्लो होती है? पहले डीएनए से बनेगा आरएनए। क्लियर? आरएनए से यहाँ बनता है डीएनए, ऊपर बन रहा था डीएनए से आरएनए, यहाँ बनेगा आरएनए से डीएनए, क्योंकि वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जब वायरस एनिमल सेल को अटैक करता है तो अपने आरएनए से एनिमल के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल उसके जैसा डीएनए बनाता है अपने आरएनए से, इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है। ओके, उसके बाद हमारा प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है। तो ये होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये किसकी हेल्प से होता है? एक एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज तो याद रखना, ये चीज़ें आप रटते जाओ साथ साथ क्विकली फटाफट। ये क्विक रिवीजन है बिल्कुल आपका, सबसे शॉर्टेस्ट वे टू रिवाइज द चैप्टर। ओके, अब आ जाइए डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन देखिए क्या है। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कॉन्जर्वेटिवली, सबको पता है। क्लियर हो गया? तो इसमें देखिए क्या होता है, ये स्कीम हमारी दी थी वॉटसन एंड क्रेक ने, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मीजल्सन एंड स्टेल। और एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करा मीजल्सन एंड स्टेल ने, वो भी कब प्रूव करा? 1958 में। अकॉर्डिंग टू विच
डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड। सबको पता है 2 स्टैंड अलग होंगे, टेम्पलेट स्टैंड की तरह एक्ट करेंगे, काम करेंगे। क्या करने के लिए? फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से कि डीएनए नीचे से खुलेंगे, अलग होंगे और दोनों स्ट्रैंड एक्ट करेंगे टेम्पलेट की तरह और फिर वो बनाएंगे एक नया डीएनए जिसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है? और ये प्रोसेस हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से बनेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय वेरियस सेट्स ऑफ एंजाइम। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर के एंजाइम्स। पहला है हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है? इस रेप्लिकेशन में यही एंजाइम काम कर रहा है। इट यूजेस टेम्पलेट स्ट्रैंड्स टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। वहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। न्यूक्लियोटाइड मतलब फॉस्फेट, पेंटोज और नाइट्रोजिनस बेस, इन तीनों चीज़ों को ये ग्रुप में लाके ऐड करेगा, चेन बनेगी तब जाके हमारी। दूसरा देखिए हमारा इंपॉर्टेंट एंजाइम जो आता है वो होता है डीएनए हेलिकेज। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? अनवाइंड्स द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड, खोलता है, लिपटे हुए स्ट्रैंड को खोलता है हेलिकेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉक। जो फॉक बनता है ना हमारा कांटा, रेप्लिकेशन फॉक हमने पढ़ा है, वो कांटा क्यों बनता है? वो क्यों खुलते हैं नीचे से 2 स्ट्रैंड? ऐसे होता है, ऐसे खुल जाता है, क्यों? यहाँ डीएनए हेलिकेज काम करता है, खोलने का काम। ठीक है? तो सेकंड हमारा डीएनए हेलिकेज हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा जो एंजाइम आता है वो होता है डीएनए लाइकेज। तो डीएनए लाइकेज क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स द ज्वाइनिंग of DNA strand together by catalyzing the formation of phosphodiester bond। जो DNA के स्ट्रैंड्स हमारे अलग हुए हैं, वो नए जो स्ट्रैंड्स बन रहे हैं वहाँ पे उनको ज्वाइन करेगा किससे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ठीक है? अब मैं बात कर रही हूँ रेप्लिकेशन फॉक की। ठीक है? अब रेप्लिकेशन फॉक में सुन लीजिए ध्यान से। ऑन 3' to 5' ऑन 3' to 5' रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस। रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, ध्यान रखना। एंड 5' to 3' स्ट्रैंड रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूस। टूटा हुआ स्ट्रैंड बन रहा है, देखो। इसी को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दिस इज नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। डीएनए रेप्लिकेशन एट द स्पेसिफिक एंड फिक्स पोजीशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन फिक्स जगह से होता है, फिक्स पोजीशन से होता है, उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहले ही बताया मैंने आपको। ठीक है? डीएनए बहुत लंबा होता है, उसके एक जगह से रेप्लिकेशन शुरू होता है, वो जगह को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेशन डीएनए का। ठीक है? अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो लेंथी टॉपिक है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्लियर? जस्ट हाफ पेजेस लेफ्ट नाउ। फटाफट रिवीजन देखिए। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। पहले बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन हमारा प्रोकैरियोट्स में कैसे होगा। देखिए, तो ट्रांसक्रिप्शन पहले क्या है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ये डेफिनेशन सब लोग रट लेंगे। इन दिस ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और ओनली 1 out of 2 स्ट्रैंड इज कॉपीड। एक सेगमेंट कॉपी होती है या फिर एक स्ट्रैंड कॉपी होता है। क्लियर हो गया? प्रोकैरियोट में देखिए कैसे होता है। इन प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया, the transcribed mRNA is functional so it can be directly translated। वहाँ पे जो हमारा mRNA बनता है उसमें कोई एक्सॉन कोई इंट्रॉन नाम का इंटरप्टिंग सीक्वेंस नहीं है, इसलिए वो फंक्शनल है। तुरंत वहाँ से ट्रांसलेशन मतलब उससे प्रोटीन बन जाएगा। बट ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होता है। जो मैं पॉइंट आपको आज बता रही हूँ ना, अगर आपने इसके बिहाफ में चैप्टर पढ़ लिया ना, आपको पूरा चैप्टर रट जाएगा सिर्फ 3 पेज में। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने वाली, क्योंकि ये बेसिस ऑफ डिफरेंस फॉर्म कर रहा है पूरे चैप्टर में। प्रोकैरियोट में mRNA जो बनता है वो तुरंत फंक्शनल होता है, उसके पास कोई इंटरप्टिंग सीक्वेंस नहीं होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। इन यूकैरियोट्स द जीन्स आर स्प्लिट। यूकैरियोट्स में जीन्स स्प्लिट होते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस इज कॉल्ड एक्सॉन्स। लिख लो। are interrupted by non-coding sequence known as introns। Clear? And introns are removed and exons are joined together to produce functional mRNA। ठीक है? उसको वहाँ से काट के निकाल के उनको एक साथ जोड़ा जाता है। इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ये जो पूरी काटने की प्रोसेस और स्प्लाइसियोसोम नाम के एंजाइम से होती है ये। ठीक है?
अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट डीएनए हैज़ 3 रीजन। अब जो हमारी बात आती है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, जो डीएनए का हिस्सा जो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मतलब आरएनए बनाएगा, वो डीएनए जो इतना लंबा डीएनए है, इतना लंबा डीएनए है, उसमें इतनी सी यूनिट ट्रांसक्रिप्शन की है जो बनाएगा आरएनए। उसके पास क्या 3 चीज़ें होनी चाहिए, जो आरएनए बना रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए, एक इसके पास होना चाहिए प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा नोट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, सिस्ट्रॉन क्या है। सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। वहाँ पे लिखा है मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है, या सिस्ट्रॉन मतलब क्या है, सिस्ट्रॉन मतलब है अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। एग्जाम में आ सकता है, सुन लो ध्यान से, कुछ चीज़ें आपको भी एनसीईआरटी में नहीं है टर्म्स। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्या होंगे, लिखिए क्या लिखना होगा आपको, देखिए सुन लो ध्यान से। कैपिंग टेलिंग, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या मॉडिफिकेशन होता है एमआरएनए में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बदल देंगे पर लिखना वही है। देखो क्या लिखेंगे आप, द HNRNA, जो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है वो होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए को बोलते हैं HNRNA, एंड HRNA अंडरगोस 2 एडिशनल प्रोसेस। ध्यान से सुन लो, HRNA 2 एडिशनल प्रोसेस करेगा, एक होगी हमारी कैपिंग, एक होगी हमारी टेलिंग। कैपिंग में क्या होगा, वेयर methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड। क्लियर हो गया, methyl ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA, ओके। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा टेलिंग। टेलिंग में देखिए क्या होगा, वेयर एडिनिलेट रेसिड्यूज, कितने करीब 200 से 300 आर एडेड एट 3' एंड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ दैट mRNA। क्लियर हो गया, उसमें ऐड होगा, इन इंडिपेंडेंट मैनर में ऐड होंगे, ठीक है। अब लास्ट हम इसमें एक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए कितने होते हैं, फिर हम जेनेटिक कोड में आ जाएंगे लास्ट में। टाइप्स ऑफ आरएनए कितने होते हैं, आरएनए जनरली हमारे जो होते हैं, दीज आर सी डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप के मेल हम पढ़ेंगे। एमआरएनए, और देखिए जो क्या करेगा एमआरएनए, क्या करेगा, विच प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन। टीआरएनए क्या करेगा, विच ब्रिंग एमिनो एसिड्स को लाएगा एंड रीड्स द जेनेटिक कोड को पढ़ेगा। लास्ट होता है हमारा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का काम होता है विच प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल इन ट्रांसलेशन। 3 टाइप के आरएनए और उनके फंक्शंस क्या है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, पिछली बार ये नहीं आया है, ठीक है। 3 टाइप का आरएनए और उसका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट में आ जाइए, अब जेनेटिक कोड क्या होता है, ओके। जेनेटिक कोड देखिए क्या है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन mRNA में क्या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ATGC कैसे लगे हैं, एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स का क्या है। क्लियर हो गया। अब देखिए जेनेटिक कोड में हम 2 फंक्शंस, 2 फीचर्स पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट। पहला हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक कोड, ये आपके लिए थोड़ा नया है, इसको ध्यान से सुनना है बस, ठीक है। आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक कोड देखिए क्या है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, ओके, इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं, डेवलप द केमिकल मैथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड बेस कॉम्बिनेशन टू डेवलप अ जेनेटिक कोड। इन्होंने क्या करा, इन्होंने केमिकल मेथड्स को यूज़ करके, एक दिया हुआ एनसीईआरटी में, यूज़ करके इन्होंने क्या करा, आरएनए मॉलिक्यूल को बनाया अलग अलग कॉम्बिनेशन करके बेसिस का, ओके। अब देखिए हरगोबिंद खुराना का नाम आपको याद रखना, उन्होंने क्या डिस्कवरी करी ये आपको याद रखना है। अब आता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, कम टू द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिजियस एंड स्पेसिफिक, ठीक है। फर्स्ट मतलब 1 कोड कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, कोडॉन ट्रिपलेट होने चाहिए और डीजेनरेट होना चाहिए। जेनेटिक कोड हमारा यूनिवर्सल है, 1 कोडॉन कोड्स फॉर सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। थर्ड क्या है, AUG कोड्स फॉर हैज़ डुअल फंक्शन, AUG हैज़ डुअल फंक्शन। पहला देखिए क्या है, इट कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, 2 काम कर रहा है, ठीक है।
3 कोडॉन कोई काम नहीं कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लो, इनको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। उआ, उगा और अग, UAA, UGA और UAG, तीनों को नाम रट लो आप, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट आप पढ़ेंगे, देखिए क्या है। tRNA जो होता है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है, विच कुड रीड द कोड ऑन वन एंड ऑन द अदर एंड कुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ओके, tRNA के पास 5 लूप्स होते हैं। पहला देखिए एंटीकोडॉन लूप, सुन लो ये ध्यान से, ये उसमें नहीं एक्सप्लेन कर रखा है। tRNA के पास 5 लूप है, 5 पार्ट है उसके, सुन लो। एक एंटीकोडॉन लूप, नीचे वाला अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जो अमीनो एसिड एक्सेप्ट करेगा। टी लूप, टी वाला टी लूप, डी लूप, टी लूप, डी लूप एंड वेरिएबल लूप, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ क्लोवर लीफ शेप्ड मॉलिक्यूल। वहाँ लिखा हुआ है क्लोवर लीफ शेप्ड मॉलिक्यूल। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा जब पढ़ते तो आप यही सब चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। tRNA हैज़ अ 5 लूप। अब आ जाइए ट्रांसलेशन क्या होता है हमारा, टेक आउट योर ट्रांसलेशन नाउ। ट्रांसलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन करना पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, और ट्रांसलेशन में देखिए क्या होता है। इन प्रोटीन सिंथेसिस tRNA, mRNA एंड राइबोसोम्स आर रिक्वायर्ड। प्रोटीन बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, tRNA चाहिए एक, mRNA चाहिए और एक हमें चाहिए होता है राइबोसोम। क्लियर हो गया? राइबोसोम का क्या काम है? देखिए, राइबोसोम एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट्स in inactive state, a small subunit and a large subunit। ठीक है, राइबोसोम 2 टुकड़ों में मिलेगा, स्मॉल और लार्ज। डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रांसलेशन में देखो, अब ट्रांसलेशन हमारी होती है कैसे। अगर मैं शॉर्ट में ट्रांसलेशन पढ़ाऊँ ना एक लाइन में, तो देखो क्या होगा। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होगा पहले, उसके बाद क्या होगा, एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, लास्ट टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये 3 चीज़ें हो रही है ट्रांसलेशन में। जब पूरा डायग्राम दे रखा है ना एनसीईआरटी में, 3 चीज़ें हो रही है मेन। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, फिर वो चेन लंबी हो रही है, इसमें अमीनो एसिड लंबे लंबे ऐड होते जा रहे हैं बार बार, फिर वो वहाँ से चेन पूरी निकल जा रही है, उसे बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस आई एम टेलिंग यू ट्रांसलेशन। ओके, अब लास्ट टॉपिक देखिए, इसमें क्या है हमारा, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन हमारा कैसे होता है, आई मीन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लैकोपेरॉन। क्लियर हो गया? तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑकर्स एट वेरियस लेवल। पहले बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है हमारा, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड इन यूकैरियोट्स रेगुलेशन हमारा 4 लेवल्स में होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में रेगुलेशन जीन का 4 लेवल में होता है। ढूंढो कहाँ है एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स, सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में, प्रोसेसिंग लेवल में, ओके, देन नेक्स्ट इज, ये वही सब है बेटा जो आपने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रो एंड यूकैरियोट्स पढ़ा है ना। पहले आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, पहले आपका एमआरएनए बनता है, फिर वो प्रोसेस होता है, उसके बाद वो आपका न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में गिरता है, फॉल होता है, फिर आपका ट्रांसलेशन होता है। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं रेगुलेशन इज अचीव्ड एट 4 लेवल्स। एग्जाम में आ सकता है कि रेगुलेशन जीन का कैसे होता है 4 लेवल्स में, आपको वही स्टेप्स बताने हैं। ओके, अब बात करते हैं ओपेरॉन क्या होता है। देखिए, तो ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन इज अ ट्रांसक्रिप्शनली regulated system where a polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and a regulatory gene। क्लियर हो गया? ओपेरॉन एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है जहाँ पे हमारा एक जीन जो है वो रेगुलेट हो रहा है कॉमन प्रमोटर से और कॉमन रेगुलेटरी जीन से। एग्जाम्पल, लैक्टोज के लिए यूज़ करते हैं, इसे लैक्टोज ओपेरॉन बोलेंगे। ARA लिख लो, ARA ओपेरॉन कौन सा होता है? एराबिनोज, ARA एराबिनोज, ARABINOSC। ऐसे ही एक, जैसे मैं बोल रहा हूँ लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज शुगर रेगुलेट करेगी, वहाँ पे एराबिनोज शुगर रेगुलेट करेगी, हमने सिर्फ बुक में लैक पढ़ा है। ऐसे एक होता है हिस्टिडीन ओपेरॉन, HIS, हिस्टिडीन ओपेरॉन।
ऐसे एक होता है एक वैलिन ओपेरॉन, शॉर्ट में बोलेंगे VAL, वेल ओपेरॉन। और जो हम NCERT में हमने एक ही सिस्टम पढ़ा है रेगुलेटिंग वाला, वो है हमारा दिया गया था, इट वॉज लैक ओपेरॉन वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस जैकोब एंड जैकी मोनार्ड। ठीक है, फ्रांसिस जैकोब एंड जैकी मोनार्ड ने हमारा लैक ओपेरॉन दिया था। And lac operon is a prototype operon in bacteria which codes for enzyme responsible for metabolism of lactose। तो लैक ओपेरॉन हमारा है क्या? लैक ओपेरॉन एक बैक्टीरिया में सीक्वेंस है जो कि क्या कर रहा है, एंजाइम्स की कोडिंग कर रहा है। 3 एंजाइम बन रहे थे ना, वो अलग अलग एंजाइम्स की कोडिंग कर रहा है। वो 3 एंजाइम जो बन रहे हैं ना, उनका काम क्या? उनका काम है शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है, शुगर को मेटाबोलाइज कराना है। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। लैक्टोज का टाइप है एलोलैक्टोज। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा। ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम। तो ये सिस्टम चलेगा कि कितना लैक्टोज वहाँ मीडियम में पड़ा है। वेयर द बैक्टीरियाज आर ग्रोन, जहाँ बैक्टीरिया हम ग्रो कर रहे हैं। देयरफॉर दिस रेगुलेशन कैन बी व्यूड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। तो कितना एंजाइम हमारा बन रहा है उस टाइम पे, तो हम उसको उस तरीके से व्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ क्विक रिवीजन है हमारा ये। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा 13 ईयर प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मेगा 13 ईयर लगे थे इसे करने में। एंड कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। Okay, was coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health। अब आ जाइए राइस जीनोम प्रोजेक्ट में, राइस के बारे में जहाँ पे दे रखा है। राइस वॉज द फर्स्ट क्रॉप हुज जीनोम वॉज सीक्वेंस्ड। पता होना चाहिए आपको, राइस वॉज द फर्स्ट क्रॉप हुज जीनोम वॉज सीक्वेंस, जिसके जीन्स को सीक्वेंस किया गया था वो सबसे पहला हमारा राइस था। कि बहुत बच्चों को इसका आंसर पता भी नहीं है। It was 10 years. It provided an excellent opportunity to illustrate the impact of plant biology and breeding. The knowledge of genetic code of rice helped breeders to develop strains of crops with specific characteristics। तो इसकी वजह से हमने बहुत सारी राइस की स्ट्रेन्स को डेवलप करा। जब हमने सीक्वेंसिंग करी तो हमने ऐसी प्लांट्स बनाए जैसे कि जो स्ट्रेस के टॉलरेंस हो, डिजीज़ के रेजिस्टेंस हो और हाई ईल्ड या हाई प्रोडक्शन दे। तो मतलब कि हमें अगर एग्जाम में आता है कि सीक्वेंसिंग करने से हमें क्या फ़ायदा मिला, तो आप यही लिखेंगे। उसे हमें ऐसे प्लांट्स मिले, प्लांट ब्रीडर्स को ऐसे प्लांट मिले जो कि स्ट्रेस टॉलरेंस थे, क्लियर हो गया, हाई ईल्ड दे रहे थे और डिजीज़ रेजिस्टेंट थे। ये पॉइंट्स लिख लो अगर नहीं दिए हैं तो। लास्ट टॉपिक हमारा आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग, द लास्ट टॉपिक। इट इज़ अ टेक्निक टू फाइंड आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट DNA लेवल। तो शॉर्ट में डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ फाइंडिंग आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट DNA लेवल। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है? बोर्ड में आगे आप क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल इज It works on the principle of polymorphism in DNA sequence। polymorphism क्या होता है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। ये डिपेंड काम करता है, एक ही चीज़ DNA पे फोकस करता है कि क्या DNA सबका सेम होता है पूरा, एक जगह पे जो डिफरेंस होता है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उस सीक्वेंस को फाइंड आउट करता है ये। इट हैज़ इमेंस एप्लीकेशन इन द फॉरेंसिक साइंस एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में बहुत काम हो रहा है इसका। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में काम हो रहा है एंड किनशिप रिलेशनशिप्स में भी इसका बहुत काम हो रहा है। क्लियर हो गया? जहाँ पे वो होता है कि कौन पेरेंट्स कौन है, पैटर्नल डिस्ट्रीब्यूट मान लो, किसी का बच्चा खो गया और वो फिर पता नहीं चल पा रहा, डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब टेक्निक देखो क्या, शॉर्ट में हम कैसे पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। सिर्फ 6 पॉइंट में पूरी DNA फिंगरप्रिंटिंग हमारी खत्म, 6 पॉइंट में। पहला है DNA आइसोलेशन, साफ लिखा हुआ है NCERT में भी। एम्प्लीफिकेशन, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ब्लॉटिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक नाइलॉन और नाइट्रोसेल्यूलोज। क्लियर हो गया? इसकी मेम्ब्रेन पे DNA को ट्रांसफर करना,
उनको हाइब्रिडाइज कराना, मिलाना प्रोब के साथ, प्रोब का रोल पढ़ लेना ध्यान से। फाइनली ऑटो रेडियोग्राफी, जब हम डिटेक्शन करेंगे बैंड्स का। क्लियर हो गया? तो ये 6 पॉइंट्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये क्विक स्टडी नोट्स थे और ये बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए बेस्ट है। क्विक रिवीजन फटाफट, क्योंकि बोर्ड से पहले हम डीप नहीं जा पाते हैं एक दिन पहले, और एक दिन पहले हमारा ये गोल होता है कि एक बार मैं सारे चैप्टर को रिवाइज एटलीस्ट कर लूँ, देख लूँ। पर लास्ट टाइम पे लगता है कि ये नहीं देखा तो वो याद भी नहीं आता है फिर लास्ट टाइम पे, तो उसके लिए ये बेस्ट है। इसमें पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, प्लस वो सारे पॉइंट्स कवर करें जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और इसके अलावा कोई ऐसा कुछ टॉपिक नहीं छूटा होगा कि जहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाए, बस इसी को डिटेल में पढ़ना होता है बुक में खोल के। क्लियर हो गया? तो आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो गया। इट टुक अराउंड 35 मिनट्स, बट अ कंप्लीट चैप्टर इज रिवाइज्ड। ओके।